Hello everyone, welcome to our channel all about economics. I'm Pragya, and in today's video we are going to discuss about law of variable proportions. Before starting the topic, I request you all, if you haven't subscribed the channel, please subscribe it. Now coming to the topic, before starting the topic, we will discuss first the two basic concepts, total product and marginal product. First one is total product. We also call it in short TP. Total product refers to total quantity of goods produced by a firm during a given period of time with given number of inputs. यानी कि जितना भी total quantity goods की produce हुई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स के साथ, उसको हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर टोटल प्रोडक्शन 10 लेबर्स ने 60 kg किया है तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 60 kg है. ओके. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड. यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि जब टोटल प्रोडक्ट जो हम टोटल क्वांटिटी कर रहे हैं उसमें टोटल पहुंचने के लिए हमने एडिशनली हर एक लेवल पे वन मोर वेरिएबल फैक्टर जो है एम्प्लॉय किया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर 2 लेबर्स जो थे वो पहले 10 kg राइस प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर 4 लेबर्स ने 20 kg राइस प्रोड्यूस किया, तो फिर हमारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो हो गया 20 kg. लेकिन 10 से 20, ये जो 10 का डिफरेंस है इसको हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके. तो MPN इज़ बेसिकली TPN माइनस TPN माइनस 1. यानी कि जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट बड़ा है उससे पहले वाले लेवल पे जो टोटल प्रोडक्ट था, हम उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाता है. हम बार बार यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देयर आर 2 फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर. हम यहाँ पे शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं इसलिए हम वेरिएबल फैक्टर बोल रहे हैं. लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जबकि शॉर्ट रन में आपका जो होता है फिक्स्ड और वेरिएबल 2 फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में आप सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें नहीं बदल सकते. जैसे लैंड, मशीनरी, ये शॉर्ट रन में आपको बदलने में दिक्कत होती है, तो उनको हम फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं. और वेरिएबल फैक्टर हैं जैसे हमारे रॉ मटीरियल, लेबर, इसको हम वेरिएबल फैक्टर कहते हैं क्योंकि हम इसको बदल सकते हैं शॉर्ट रन में भी. लॉन्ग रन में हम सबको बदल सकते हैं, तो वो सारे की सारे वेरिएबल फैक्टर्स हो जाते हैं. Returns to a factor, law of variable proportions. So returns to a factor refers to the resultant increase in the total product when only one factor is increased, keeping all other factors फिक्स्ड. यानी कि हम यहाँ पे जो है देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज टोटल प्रोडक्ट में हो रहा है जब हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं. In the short run, when one input is variable and all other inputs are fixed, the firm's production function exhibits the law of variable proportions. So, law of variable proportions is one of the most important laws of production. It shows the nature of rate of change in output due to the change in only one variable factor of production. तो basically law of variable proportions में हम ये देखते हैं कि total product जो है वो कितना change हो रहा है जब हमारा variable factor जो है वो change हो रहा है. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ variable factor को कंसीडर करते हैं. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर. Now let us see the statement of law of variable proportions. So law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, keeping other inputs fixed, total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. So this is the statement of law variable proportion जिसे हम पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं. तो इसके हिसाब से हमारी जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो पहले इंक्रीज़ करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज़ करता है डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर फाइनली नेगेटिव रेट पे वो चला जाता है जब हमारा वेरिएबल इनपुट जो है वो चेंज होता है. So according to the law of variable proportions, the changes in TP and MP classified into following 3 phases. First phase 1, phase 2, phase 3. phase 1 होता है जहाँ TP rises at increasing rate and MP increases. phase 2 होता है जहाँ TP rises at decreasing rate and MP decreases but is positive. and phase 3 होता है जहाँ पे TP fall कर रहा होता है और MP जो है वो negative हो जाता है. So this was the statement of law of variable proportions. Now let us come to the assumptions of law of variable proportions. So basically there are 8 assumptions of law of variable proportions. First one is it operates
it operates in short run as factors are classified as variable and fixed factor. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फिक्स, जबकि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर होता है. यहाँ पे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन की बात करेंगे. सेकेंड assumption is the law applies to all fixed factors including land. Third one is under law of variable proportions, different units of variable factor can be combined with fixed factor. Fourth is this law applies to the field of production only. And fifth is the effect of change in output due to change in variable factor can be easily determined. यानी जो वेरिएबल फैक्टर से चेंज होने से आउटपुट में चेंज हो रहा है हम उसे ईजिली डिटरमाइन कर पा रहे हैं. Sixth one is, it is assumed that factors of production become imperfect substitute of each other beyond a certain limit. Seventh one is, the state of technology is assumed to be constant during the operation of this law. And eighth and the last one is, it is assumed that all variable factors are equally efficient. Now let us understand this law with the help of an example. Suppose a farmer has 1 acre of land, that is fixed factor, on which he wants to increase the production of wheat with the help of labor. So labor here is variable factor. When he employed more and more units of labor, initially output increased at an increasing rate, then a decreasing rate, and finally at a negative rate. So let's see a schedule. So fixed factors हैं लैंड जो है इन एकर्स जो सब में कांस्टेंट है, दैट इज़ 1. वेरिएबल फैक्टर जो है लेबर, वो हर 1 यूनिट से जो है हर लेवल पे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6. एंड टोटल प्रोडक्ट कितना है, 10 30 45 52 52 48. और मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, 10 20 15 7 0 -4. तो बेसिकली जहाँ पे आपका MP मैक्सिमम हो रहा है यानी कि 20, वो पॉइंट ये है, वो पॉइंट वहाँ पे जहाँ पे फेज़ 1 ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. और उसके बाद जहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम है, दैट इज़ 52, वहाँ पे आपका फेज़ 2 एंड हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. और जहाँ पे नेगेटिव है आपका MP, वो है आपका फेज़ 3. तो इस तरीके से हमने इसे 3 फेजेस में बांट लिया है. सो नाउ हम ये देख सकते हैं कि जो फैक्टर रेशियो है यानी कि फिक्स्ड फैक्टर और इस टू वेरिएबल फैक्टर, ये जो है चेंज हो रहा है. हर कहीं पे वेरिएबल फैक्टर जो है हर लेवल पे एक एक इनपुट एक बढ़ रहा है. ठीक है, 1:1 से 1:2 हो गया, फिर 1:3 हो गया, 1:4 हो गया. ये जो रेशियो है ये हर एक लेवल पे बढ़ रही है. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. तो देखिए एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट, और नीचे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्ट इन यूनिट्स. तो अब हम इसे थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लेते हैं. पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं. तो हम जब शेड्यूल से इसको मैच करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपका जो वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, जो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं टीपी की, हमने सिर्फ उसको मार्क किया है, उसको पॉइंट किया है और फिर उनको जॉइन कर दिया है. यानी कि जब 1 वेरिएबल फैक्टर था तो टीपी हमारा 10 था, तो हमने 1 पे 10 पे पॉइंट किया. उसके बाद 2 पे 30 हो गया, हमने वही पॉइंट किया. फिर 3 पे 45 और 4 पे 52, 5 पे 52 और 6 पे 48. तो हमने बस इन पॉइंट्स को मार्क करके उसको जॉइन कर दिया है. अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा 2 लेवल पे 2 वेरिएबल फैक्टर पे 30 टीपी था, हमने Q मार्क किया हुआ है. और जहाँ पे 5 वेरिएबल फैक्टर पे 52 है हमारा टीपी, वहाँ पे हमने M मार्क किया हुआ है. हम इसे भी एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम नीचे वाला डायग्राम और देख लेते हैं, जहाँ पे एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वाई पे मार्जिनल प्रोडक्ट है. यहाँ पे भी हमने सेम शेड्यूल से देखते हुए वेरिएबल फैक्टर जैसे चेंज हो रहा है, एमपी कितना चेंज हो रहा है उसे मार्क कर लिया है. तो 1 वेरिएबल फैक्टर पे 10 है एमपी, हमने पॉइंट कर लिया. 2 पे 20, 3 पे 15, 4 पे 7, 5 पे 0 और 6 पे -4. हमने इन सबको मार्क करके इसको ज्वाइन कर लिया है अगेन. अब जहाँ पे हमारा MP मैक्सिमम है यानी कि 2 यूनिट पे जब 20 हो रहा है, जहाँ पे हमारा फेज़ 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड हो रहा है, वहाँ पे हमने पॉइंट किया है P.
और इसी को हमने ऊपर वाले डायग्राम में जब बढ़ाया आगे तो इसी को कर दिया Q। तो ये पॉइंट जो है ये वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे हमारा फेज़ 1 दैट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जहाँ पे हमारा जो इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे कर रहा है टीपी, वो पॉइंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हमारा एमपी जो है वो मैक्सिमम तक जा रहा है, जो बढ़ रहा है। तो ये जो है हमारा फेज़ 1 का एंड है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नीचे वाले डायग्राम पे हमारा एमपी जो है वो 0 है 5 पे, और ऊपर इसी डायग्राम में हमारा जो एम है यानी टीपी जो है वो मैक्सिमम है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा फेज़ 2 एंड हो रहा है। यहाँ पे ऊपर टीपी जो है वो इंक्रीज़ तो कर रहा है पर डिक्रीजिंग रेट पे, और नीचे एमपी जो है वो घट रहा है लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव है। तो ये हमारा फेज़ 2 है प्रोडक्शन का। उसके बाद हमारा लास्ट है जहाँ पे ये एमपी नेगेटिव जा रहा है और टीपी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये हमारा फेज़ 3 है जहाँ पे हमारा जो टीपी है वो डिक्लाइन होता है और एमपी जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मेनली 3 फेजेस हमने यहाँ पे बना रखे हैं। फेज़ 1 जहाँ पे एमपी मैक्सिमम है और इंक्रीज़ कर रहा है टीपी इंक्रीजिंग रेट पे। फेज़ 2 एम तक नीचे एस तक जहाँ पे एमपी हमारा 0 हो गया और जो टीपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पर। और उसके बाद हमारा फेज़ 3 जहाँ पे टीपी डिक्रीज़ कर रहा है और एमपी जो है हमारा बन गया है नेगेटिव। अब हम जो ये 3 फेजेस हैं उन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फेज़ 1 की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इस फर्स्ट फेज़ में जो हमारी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर है वो मोर और मोर ऐड किए जा रहा है टोटल आउटपुट पे। एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर एड्स मोर एंड मोर टू द टोटल आउटपुट। इट मीन्स टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइजेस। तो हम ऐसा शेड्यूल में और डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जब 1 लेबर प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स, तो जब हमने उस लेबर को 1 यूनिट से बढ़ाया, 2 लेबर किए, तो हमारा जो टीपी था वो 30 यूनिट्स हो गया था। 10 से सीधा 30, तो ये इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। तो ये हमारा जो है पहला फेज़ है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और ये हमारा एंड कहाँ पे होगा, जहाँ पे एमपी मैक्सिमम होगा, और उसी पॉइंट को हमने ऊपर आगे बढ़ा दिया है, ऊपर साइड कर दिया था। वो क्यू पॉइंट था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो रहा है, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फेज़ 2, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस सेकेंड फेज़ में हमारा एडिशनल वेरिएबल जो बढ़ रहा है वो लेसर एंड लेसर अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो ऐड कर पा रहा है, यानी कि टीपी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड एमपी फॉल्स विद इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर। तो हम ये देख पा रहे थे शेड्यूल में भी, हमने ये देखा कि जब 3 से 4 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हुआ तो हमारा 15 से सिर्फ और सिर्फ 45 से सिर्फ और सिर्फ 52 पहुंचा। तो हमने ये देखा कि पहले 10 से 30 बड़ा इंक्रीज़ कर रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, अब 45 से सिर्फ 52 तक बढ़ा है। तो ये अब इंक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। तो ये हमारा जो है फेज़ 2 है, जो हमारा कहाँ तक था, एमपी में एस तक था, जहाँ पे एमपी 0 था, और ऊपर टीपी जो यहाँ पे मैक्सिमम है 52 यूनिट्स एम, वहाँ पे ये फेज़ एंड हो रहा है। तो यही ऐसा फेज़ है जो बहुत क्रूशियल है, और रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो ऑलवेज़ एम करेगा इसी फेज़ पे प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और एमपी जो है वो आपका हर एक जो वेरिएबल फैक्टर है वो एटलीस्ट पॉजिटिव है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फेज़ 3, दिस इज़ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस फेज़ में हमारा जो एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जब हम डाल कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो उससे हमारा टीपी डिक्लाइन हो रहा है, हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव जा रहा है। जैसा हमने डायग्राम में देखा कि नीचे एमपी नेगेटिव जा रहा था और ऊपर टीपी जो है वो डिक्लाइन होने लग गया था। तो दिस थर्ड फेज स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर पॉइंट एस ऑन एमपी कर्व एंड पॉइंट एम ऑन टीपी कर्व. MP of each variable factor is negative in the third phase. So now firm would deliberately choose to operate in so no firm would deliberately choose to operate in this phase, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न्स किसी को नहीं चाहिए। तो हर किसी प्रोड्यूसर का जो एम होता है वो सेकेंड फेज में प्रोड्यूस करने का होता है। नाउ लेट्स सी द फेज़ ऑफ ऑपरेशन, यानी जो हमारा फेज़ 2 है वो हम इसे क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो एम कर रहा है इसी फेज़ में प्रोड्यूस करने के लिए।
तो इसलिए क्योंकि फेज़ 1 में जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट जब एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो रहा है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, यानी कि स्कोप है कि अगर हम और ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ करेंगे तो उससे हमको प्रॉफिट होगा, उससे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा। टोटल प्रोडक्शन अभी मैक्सिमम नहीं है, वो इंक्रीज़ हो सकती है, इसलिए हम फेज़ 1 पे रुकेंगे नहीं, हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फेज़ 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो गया था, हमारा टीपी जो डिक्लाइन हो रहा था, तो इसलिए इस फेज़ को एक रैशनल कंज्यूमर नहीं चूज़ करेगा। दिस फेज इज रूल्ड आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल इनएफिशिएंसी एंड अ रैशनल प्रोड्यूसर विल नेवर प्रोड्यूस इन द थर्ड फेज। तो बचा गया सेकंड फेज, जहाँ पे हमारा टीपी इंक्रीज भी हो रहा है, एमपी पॉजिटिव भी है। तो यही एक ऐसा फेज है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एम करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। हम लास्ट बात करते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। सो क्या रीजंस हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के और नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो उसमें बेसिकली 3 रीजंस होते हैं: बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर और इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। सो इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज टू लार्ज whereas variable factors are too few, so the fixed factor is not fully utilized. When variable factors are increased and combined with fixed factor, then fixed factor is better utilized and output increases at an increasing rate. तो यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, जैसे कि लैंड यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में था, वो जो है बहुत बड़ा है, और हमारे जो वेरिएबल फैक्टर्स यानी लेबर्स है वो बहुत कम यूनिट्स पे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट। तो हम अगर उसमें ऐड ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो बेटर यूटिलाइज हो पाएगा, उसको ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। इसलिए रीज़न है कि इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। सेकेंड इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। When variable factor are increased and combined with the fixed factor, then former is utilized in a more efficient manner. At the same time, there is greater cooperation and high degree of specialization between different units of the variable factor. तो यहाँ पे जो हम वेरिएबल फैक्टर को जब इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो उस इंक्रीज एफिशिएंसी की वजह से हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं वो आ रहे हैं। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं तो द फिक्स्ड फैक्टर्स विच आर कंबाइंड विद द वेरिएबल फैक्टर्स आर इंडिविजिबल. Such factors cannot be divided into smaller units. Once an investment is made in an indivisible fixed factor, then addition of more and more units of variable factor improves the utilization of fixed factor. The increasing returns apply as long as optimum level of combination between variable and fixed factor is achieved. तो अभी हमारे जो fixed factor है उसमें हम जितना कंबाइन करते रहेंगे वेरिएबल फैक्टर, उससे हमारा टीपी बढ़ रहा है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो इंडिविजिबल है, उसको हम छोटे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड उसको नहीं कर सकते हैं, और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम उसमें ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर जितना हो सके अपना टीपी जो है इंक्रीज़ करने के लिए। अब बात करते हैं रीजंस फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इसके 2 रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड सेकेंड इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इसको डिटेल में देख लेते हैं। Optimum combination of factors is among the different combinations between variable and fixed factor. There is one optimum combination at which total product is maximum. After making the optimum use of fixed factor, the marginal return of variable factor begins to diminish. For example, if a machinery is at its optimum use when 4 laborers are employed, then addition of 1 more labor will increase TP by very less amount and MP will start diminishing. So basically इसमें क्या हो रहा है कि हम ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस तक जो है वो पहुंच रहे हैं। तो हमारा जो टीपी है, एमपी है, टीपी जो हमारा बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, एमपी जो है वो घट रहा है लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव है। तो उसमें हमारा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हम जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ वेरिएबल फैक्टर्स को ऐसे जोड़ रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़े। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है वो वहाँ तक होता है जहाँ पे टीपी जो हमारा मैक्सिमम हो जाता है। जैसे हमारे एग्जांपल में जो हमने पहले देखा था, टीपी हमारा मैक्सिमम था एम पे, तो यहाँ तक हमारा फेज़ 2 था, यहाँ तक हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न्स थे, ठीक है। सेकेंड इज imperfect substitutes. So diminishing returns to a factor occurs because fixed and variable factors are imperfect substitutes of one another.
there is a limit to the extent of which one factor of production can be substituted for another. For example, labor can be substituted in place of capital, capital can be substituted in place of labor till a particular limit, but beyond the optimum limit they become imperfect substitutes of one another which leads to diminishing returns. तो ये चीज़ तो हमने assumption में भी पढ़ी थी, याद है आपको कि फिफ्थ assumption थी हमारी कि it is assumed that factors of production become imperfect substitutes for each other beyond a certain limit, यानी एक लिमिट तक ही हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं, लैंड पे लेबर जो है वो लगा सकते हैं ताकि प्रोडक्शन बढ़े। एक लिमिट के बाद एक वो इम्परफेक्ट सब्सिट्यूट्स हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम उसको एक दूसरे की जगह पे यूज़ करेंगे तो हमको रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे बल्कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये चीज़ हो गई कि स्टार्टिंग में तो जब हमने एम्प्लॉय किए वेरिएबल फैक्टर तो बहुत इंक्रीज़ करा था इंक्रीजिंग रेट पे, उसके बाद एम्प्लॉय करने पे थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स पे उतना ज़्यादा रिटर्न्स हमको नहीं मिल रहे। फिर रीजंस आता है फॉर नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें भी 3 रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज़ लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, second one is poor coordination between variable and fixed factor, and 3 is decrease in efficiency of variable factor. So limitation of fixed factor में आता है कि the negative returns to a factor apply because some factors of production are of fixed nature which cannot be increased with increase in variable factor in the short run. तो वही बात है कि क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात करें तो फिक्स्ड फैक्टर बढ़ नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव रिटर्न्स जो हैं वो होते हैं इस फेज़ में। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, व्हेन वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव इन रिलेशन टू फिक्स्ड फैक्टर देन दे ऑब्स्ट्रक्ट ईच अदर, इट लीड्स टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर, एज अ रिजल्ट टोटल आउटपुट फॉल्स इंस्टेड ऑफ राइजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। सो मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स में पुअर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा टीपी भी डिक्लाइन करता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, विद कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर द एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन and division of labor starts diminishing. It results the inefficiencies of variable factor, which is another reason for the negative returns to eventually set in. तो बेसिकली जो हमारा वेरिएबल फैक्टर था जिसकी एफिशिएंसी जो है अभी तक थोड़ा बढ़ रही थी इंक्रीजिंग रेट पे फिर डिमिनिशिंग रेट पे, अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से इसमें नेगेटिव रिटर्न्स आने लगते हैं। तो दिस वाज द रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड with this the topic ends. If you like the video, please like it, subscribe the channel, and you can also follow us on Instagram. If you have any doubts, do mention them in the comment section. Thank you so much.